देव क्लासेस स्पेशल में सभी छात्रों का हार्दिक स्वागत है। देव क्लासेस स्पेशल के माध्यम से कक्षा 9वीं से लेकर 12वीं तक के सभी बच्चे ऑनलाइन संपूर्ण क्लासें प्राप्त कर पा रहे हैं। अभी तक हम लोग की सीरीज चल रही थी अनसोल्ड पेपरों की, वो हमने आपको उपलब्ध करा दिए। लेकिन अब हम लोग नज़र डालते हैं एक नज़र अध्याय की ओर। ठीक है, किस अध्याय से कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं और क्या क्या चीज़ें ऐसी हैं जो आ सकती हैं। तो सभी बच्चे ध्यान से पूरा वीडियो देखें, बिल्कुल भी स्किप न करें। ईश्वर चाहेगा इन अध्याय से जितना भी आप देखेंगे उनमें से 99% आपकी फंसने की संभावना है। कोई प्रश्न अगर आपको नहीं बनता होगा तो वो आज इस वीडियो से क्लियर हो जाएगा। एक वीडियो पूरे एक चैप्टर की होगी, इसलिए आपके जितने चैप्टर उतने वीडियो, और किसी भी वीडियो को स्किप मत करिएगा, नहीं तो वो चीज़ें आपकी दूर हो जाएंगी आपसे। देखिए, पहला अध्याय आपका रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसमें क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण है, जो चीज़ें आ सकती हैं। पहला पॉइंट देखिए, एक प्रश्न आ सकता है रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। तो आपको इसमें लिख देना है ऐसे परिवर्तन जिसमें नए गुणों वाले पदार्थ का निर्माण होता है रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। ये आपका हो गया। एक प्रश्न आपका अभिकारक और उत्पाद से आ सकता है कि अभिकारक और उत्पाद किसे कहते हैं। तो ध्यान दीजिए, ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं या हिस्सा लेते हैं अभिकारक कहलाते हैं, परंतु जो पदार्थ अभिक्रिया के फलस्वरूप प्राप्त होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। तो बहुत बढ़िया चीज़ें अब आपको मिल रही हैं, बस ज़रूरत है आपको ध्यान से पढ़ाई करने की। आज का यही वीडियो आपको कहीं ना कहीं अच्छे मार्क्स दिलाएगा। ठीक है, इसका उदाहरण है आपका भोजन का पाचन, श्वसन, लोहे पर जंग लगना, मैग्नीशियम फीते का जलना, दही का बनना। ये सब कैसे, ये सब परिवर्तन है आपके रासायनिक अभिक्रिया के। रासायनिक अभिक्रिया के परीक्षण पूछता है, वैसे परीक्षण आता नहीं है तो हम इसको आगे बढ़ाएंगे। रासायनिक अभिक्रियाएं कैसे प्रदर्शित की जाती हैं, तो ये आप देख सकते हैं। जैसे हम इसकी बात करें, यहाँ पर ZN + H2SO4, ठीक है, ये आपका कहलाएगा लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक। और ये जब अभिक्रिया करता है तो बनता है ZnSO4, जिसे हम लोग जिंक सल्फेट कहते हैं, और H2 इसी से मिलकर। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपका कहलाएगा सेकेंड टाइप पार्ट, ये कहलाएगा उत्पाद और ये कहलाएगा अभिकारक। ठीक है, रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं, ये प्रश्न आपका महत्वपूर्ण है। तो रासायनिक अभिक्रिया रासायनिक समीकरण द्वारा निरूपित की जाती है। ठीक है, और है क्या परिभाषा, रासायनिक समीकरण में तत्वों के प्रतीक या अभिकारक और उत्पादों के रासायनिक सूत्र उनकी भौतिक अवस्था के साथ लिखे जाते हैं। ठीक है, और रासायनिक अभिक्रिया में आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप, दाब, प्रेरक आदि को तीर के निशान के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। ध्यान दीजिएगा कि जो भी उसकी ताप, दाब और उत्प्रेरक ये चीज़ें होती हैं, इनको तीर के ऊपर और नीचे हम लोग दर्शा सकते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो वो जो समीकरण होता है वो पूरी तरीके से सही नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न आपका है संतुलित समीकरण के बारे में पूछ सकता है। तो जो रासायनिक समीकरण को संतुलित करना, ये आपका द्रव्यमान संरक्षण नियम के अंतर्गत आता है। तो किसी भी रासायनिक समीकरण में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और न ही विनाश होता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जो भी अभिकारक होगा वो पूरा का पूरा आपका उत्पाद में ट्रांसफर हो जाता है, पूरा का पूरा क्या बन जाता है, उत्पाद बन जाता है। कभी कभी ऐसा भी होता होगा कि समीकरण असंतुलित होता है, जैसे अभिकारक ज़्यादा है लेकिन उत्पाद कम बन रहा है। ऐसी स्थिति में आपको उस समीकरण को संतुलित करना होगा। तो संतुलित करने के देखिए कुछ नियम हैं, ये आप नियम देखिएगा। ये प्रश्न आ सकता है आपका कि रासायनिक समीकरण को संतुलित कैसे करेंगे। तो इसका देखिए पहला तरीका है, लिखा हुआ है इसमें, रासायनिक समीकरण लिखकर प्रत्येक सूत्र के चारों ओर बॉक्स बना लीजिए। ठीक है, ये बन गए। इसके बाद में ये बॉक्स बना हुआ है, इसको हमने बच्चों को कई बार बताया भी है। जैसे हमारे पास इसमें क्या क्या है देख लीजिए। इसमें हमारे पास एक तो Fe है, दूसरा H है और तीसरा O है। तीन ही चीज़ें हमारे पास हैं। ठीक है, और यहाँ पर देखिए हमने लिख दिया Fe, H और O। अभिकारक में देखिए कितना कितना, एक है Fe, दो H हैं और एक हमारे पास O है। और उत्पाद में क्या है, Fe हैं आपके
आपके पास 3 और H कितने हैं 2 हैं और O कितने हैं 4 हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको संतुलित है हम लोग कर रहे हैं। अब तो देख लीजिए यहाँ पर हमने 4 मिलाया तो अब हमारे पास कितने हो गए, ओ हो गए हमारे पास 4। ठीक है, Fe कितना है, अकेला है, तो यहाँ पर Fe देखिए अकेला है और यहाँ पर Fe कितने हैं 3 हैं, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर कितने हैं 3 हैं। यहाँ पर हाइड्रोजन कितने हैं 4 दूनी 8 हैं, लेकिन यहाँ पर कितना है 2 है। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन कितना 4 है, लेकिन यहाँ पर कितना है 4 है। तो ऑक्सीजन भर हमें संतुलित है अभी इस समय। तो देखिए हमने क्या किया, Fe में कमी पड़ रही थी तो यहाँ पर हमने 3 का गुणा कर दिया। तो देखिए अब ये दोनों बराबर हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन ये सॉरी ऑक्सीजन आपके बराबर हो गए, 4 यहाँ पर है 4 यहाँ पर है, और हाइड्रोजन कितने हैं 4 दूनी 8, तो 8 यहाँ पर हो गए। तो आप देख रहे होंगे कि समीकरण आपका पूरी तरह संतुलित हो गया है। तो इस तरह आपको दोनों तरफ ध्यान देना है, सभी तत्वों की परमाणु संख्या अभिक्रिया के दोनों तरफ समान है, इस प्रकार ये संतुलित समीकरण हो जाता है। पांचवा क्या है, इसमें और क्या देखना होता है, अभिकारक एवं उत्पादों की भौतिक अवस्थाएं लिखी जाती हैं। मतलब देखिए इस समीकरण में हम इसी को लेके चल रहे थे हम, तो इसमें ध्यान दीजिएगा जो Fe है वो सॉलिड अवस्था में होता है, तो हमने S लिख दिया। H2O जो जल है आपका वो हमने गैस अवस्था में लिया है, तो ये आपका मतलब वाष्प कह सकते हैं आप इसे, तो ये इसमें हमने G लिख दिया। Fe2O3 ये आपका सॉलिड अवस्था में है, तो हमने S लिख दिया, और ये H2 आपकी गैस है तो ये हमने G लिख दिया। तो इस तरह ध्यान देना है कि आपको पदार्थों की भौतिक अवस्थाओं के बारे में भी दर्शाना है। और इसमें लिखा है कुछ आवश्यक परिस्थितियां जैसे ताप दाब उत्प्रेरक आदि हो तो इसको तीर के ऊपर और नीचे लिख देते हैं। ठीक है, इस प्रकार हमारी ये चीज़ें जो पेपरों में आ सकती हैं। अगली चीज़ जो पेपर में आने वाली है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये है आपकी ऊष्माक्षेपी और ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं। तो देख लीजिए, ऊष्माक्षेपी किसे कहते हैं, जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के निर्माण के साथ साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन हो सकता है या होता है। आप कह सकते हैं जिन अभिक्रियाओं में ऊष्मा उत्सर्जित होती है उसको ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं कहते हैं। ठीक है, जैसे ये है CH4 मीथेन है ये, इसको ऑक्सीजन के साथ यदि हम दहन करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, और H2O मतलब पानी, तो ये पानी नहीं बोलेंगे क्योंकि गैसीय अवस्था में है, तो ये वाष्प मुक्त होती है और साथ में हमें ऊष्मा भी मिलती है। ये हमारी कैसी है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। इसके अलावा जो आपका प्रकाश संश्लेषण है, सॉरी प्रकाश संश्लेषण नहीं, एक अभिक्रिया आपकी और दी गई है, ये आपका C6H12O6, ये ग्लूकोज का सूत्र है। इसको जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन करवाते तो इसमें भी CO2 और H2O मुक्त होता है। तो CO2 का मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, H2O का मतलब जल। ठीक है, तो और इसमें क्या है, ये बस ध्यान दीजिएगा, उसमें छेपी में बस इतना ही है। और इसके बाद में आपका क्या है, इसमें वैद्युत वियोजन ये आपका महत्वपूर्ण नहीं है। प्रकाशीय वियोजन ये नहीं कभी आया है। विस्थापन अभिक्रिया ये आपकी महत्वपूर्ण है। ये ऊष्माशोषी भी देखिए, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, जिन अभिक्रियाओं में अभिकारकों को तोड़ने के लिए प्रकाश ऊष्मा या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं कहलाती हैं। इनके अंतर्गत में देखिए कौन कौन सी हैं। ये दी गई है आपकी, ये आपकी क्या है, ऊष्माशोषी अभिक्रियाओं का उदाहरण है। प्रकाशीय वियोजन
तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में होने वाला जो वियोजन होगा, ये प्रकाशीय वियोजन होगा। ये आपकी ऊष्मा शोषी अभिक्रियाओं का उदाहरण है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखिए, हम आपको उतनी चीज़ें दे रहे हैं जो चीज़ें आपकी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं। जिस अध्याय से आपका जितना पूछा जा सकता है, सिर्फ हम उतनी चीज़ें दे रहे हैं। तो सभी बच्चे वीडियो को बिल्कुल भी स्किप न करें और ध्यान दीजिएगा कि आपको यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को, और बेल आइकन को ऑन ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपके हर महत्वपूर्ण सिलेबस के अंतर्गत में जितनी भी चीज़ें हैं ये सब आपकी उपलब्ध हो रही हैं और परीक्षाओं की दृष्टि से आपको बहुत मेन चीज़ें दी जा रही हैं। तो यदि आप पेपरों में वास्तव में बहुत अच्छे नंबर चाहते हैं तो आपका हमारा साथ हमेशा बना रहे, इसलिए आपको सब्सक्राइब जरूर करना है और वीडियो को मैक्सिमम दोस्तों तक शेयर करना ताकि अधिक से अधिक बच्चे इसके बेनिफिट ले सकें। अगला विस्थापन अभिक्रियाएं। इन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व, मतलब ये कह सकते हैं कि जिन अभिक्रियाओं में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को विस्थापित कर देता है, ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाती हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। देखिए, जैसे इसमें Fe है, इसमें CuSO4 है, तो Fe ने क्या किया, Cu को अलग कर दिया और इसकी जगह स्वयं बैठ गया, तो बन गया FeSO4 और Cu आपका अलग हो जाता है। इसका तो मतलब एक क्रियाशील तत्व दूसरे कम क्रियाशील तत्व को अलग करके उसके स्थान पर स्वयं हो जाता है। ऐसी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? विस्थापन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। अगली द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें देखिएगा, इसको हम दो भागों में बांट सकते हैं, Na2 को अलग और SO2 को अलग, और यहाँ पे BO को अलग और Cl2 की अलग। तो पहले का पहला पार्ट और इसका दूसरा पार्ट, तो क्या बन गया, Na2Cl2, हम कह सकते हैं 2NaCl, ये बन गया। और इसका पहला पार्ट और इसका दूसरा पार्ट, द्विविस्थापन की बात है, तो ये क्या बन गया, BaSO2। ठीक है, BaSO2। लेकिन ये समीकरण अभी ये गलत है, SO2 की जगह SO4 होगा, ये 4 होगा। ठीक है, तो ये BaSO4 और 2NaCl ये आपका बन जाएगा। तो द्विविस्थापन में ध्यान दीजिएगा, द्विविस्थापन में किसी एक यौगिक का एक परमाणु किसी दूसरे यौगिक के दूसरे परमाणु से क्रिया करके एक नया उत्पाद तैयार करता है। ठीक है, इसके बाद में उपचयन और अपचयन। तो उपचयन किसे कहते हैं? जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है। जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है, तो ऐसी अभिक्रिया आपकी उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इसी का उल्टा कर दीजिएगा तो अपचयन हो जाएगा। इसमें देखिए, ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, मतलब ऑक्सीजन जुड़ रहा है, इसमें देखिए ऑक्सीजन जुड़ रहा है। ठीक है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? आपकी उपचयन अभिक्रियाएं कहलाती हैं। और इसके विपरीत अगला देखते हैं, अपचयन। जब किसी पदार्थ में, ये जब किसी अभिक्रिया में ऑक्सीजन का ह्रास होता है या हाइड्रोजन की वृद्धि होती है, तो देखिए कि इसमें हाइड्रोजन जुड़ रहा है, तो ऐसी अभिक्रियाएं क्या कहलाएंगी? अपचयन अभिक्रियाएं। बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताई जा रही है आपको, ताकि आपको परीक्षाओं में बिल्कुल भी दिक्कत ना हो। संक्षारण मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये आपका पूछा जा सकता है। संक्षारण का मतलब होता है, शुद्ध रूप में हम बता दें, जंग लगना। यदि कोई धातु आर्द्रता का मतलब नमी के कारण अम्ल आदि के संपर्क में आती है, तो धातु की ऊपरी परत कमजोर हो जाती है, ये संक्षारित हो जाती है। जैसे लोहे की वस्तुओं पर जंग लगना, चांदी के ऊपर काली परत जम जाना, तांबे के ऊपर हरी परत जम जाना, ये सब किसके ये सब लक्षण है आपके संक्षारण के। ठीक है, और संक्षारण से वस्तुओं को कैसे बचाया जा सकता है? विद्युत लेपन से और पेंट करके। आप देखते होंगे लोहे की जितनी भी चीज़ें होती हैं और आपके घर के दरवाजे वगैरह होते हैं, उन सबको पेंट करके रखा जाता है ताकि हम जंग लगने से बचा सकें। विकृत गंधिका, ये आपका प्रश्न बहुत बार आया है, विकृत गंधिका किसे कहते हैं? तो वसायुक्त और तेली खाद्य सामग्री को, मतलब जिनमें घी तेल होता है, ऐसी सामग्री को यदि वायु के संपर्क में आने पर उपचयित हो जाते हैं। उपचयित के कह सकते हैं, फिर बंद करके रख देते हैं। आप भी देखते हो, जब घी तेल के डब्बे यदि बंद करके रख दिए जाएँ और लंबे समय तक बंद रहते हैं तो उनमें क्या होता है,
उनके स्वाद और गंध में परिवर्तन हो जाता है। यही क्या कहलाता है? यही आपका विकृत गंधिका कहलाता है। इसको रोकने के लिए हम लोग क्या करते हैं? वायुरोधी बर्तन में खाद्य सामग्री भर के रखते हैं, मतलब जिसमें से अलग से वायु न जा पाए, जिसे आप लोग कहते हैं एयर टाइट कंटेनर। ऐसी चीज़ों में रखते हैं तो उसमें खराब होने का डर कम रहता है। अगला है वायु के स्थान पर नाइट्रोजन गैस के द्वारा। आप देखते होंगे जितने भी चिप्स के पैकेट आते हैं, आप चिप्स बनाइए और उसको पैक करिए, आप देखेंगे शाम तक उस चिप्स का जो क्रिस्पीपन था वो समाप्त हो जाता है और वो चिप्स बिल्कुल मतलब एक अजीब सा ढीलापन आ जाएगा उसमें। लेकिन इसके स्थान पर यदि आप मार्केट की किसी भी चिप्स के पैकेट खरीदते हैं तो आप देखते हैं उसमें क्रिस्पीपन ज़्यादा रहता है। इसका मतलब उसमें उन पैकेटों में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। शीतलन के द्वारा और प्रतिऑक्सीकरण का उपयोग करके इस प्रकार हम लोग विकृत गंधिका को रोक सकते हैं। शीतलन का मतलब आप देखते होंगे फ्रिज में यदि आप चीज़ों को रख देते हैं तो वो काफ़ी समय तक सुरक्षित रहती हैं। ठीक है, ये तो था यहाँ तक मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न। अभी इसके बाद हम लोग प्रश्नावली में चलते हैं। जो महत्वपूर्ण होगा वो हम आपको बताएंगे। एक प्रश्न बार बार आता है कि जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में 15 मिनट के लिए डुबोया जाता है तो लोहे की कील और कॉपर सल्फेट के विलयन में क्या परिवर्तन होता है? ठीक है, ये प्रश्न है आप लोग को देखने हैं, एक एक नंबर के हैं। बर्फ का पिघलना कैसा परिवर्तन है? दूध का दही में बदलना कैसा परिवर्तन है? श्वसन को ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया कैसे कहते हैं? ये प्रश्न आपके लिए महत्वपूर्ण है, आप लोग देख लीजिएगा इनको। और इसमें से कौन सी चीज़ें पूछी जा सकती हैं? ये देखिए, ये आपका समीकरण संतुलित करने के लिए आपका गृहकार मान के चलिए कि प्रत्येक अभिक्रिया का प्रकार बताइए। ये मतलब अभिक्रिया किस प्रकार की आपने पढ़े होंगे? संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, अपघटन अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रियाएं। तो आपको इसमें से क्रम बताना है कि इसमें से कौन सी अभिक्रिया है। ठीक है, और ये आपको संतुलित करने हैं, ये आपको सब संतुलित करने हैं। ठीक है, और इसमें आपको अभिक्रियाओं का प्रकार बताना है। ये कुछ प्रश्नों के आपके हल दिए गए हैं। ये लगभग ये लघुत्तरी थे आपके दीर्घोत्तरी का। दीर्घोत्तरी ये 5 नंबर का आया हुआ था। तो इसमें देखिए कहता है, इनके हल भी दिए गए हैं। द्विविस्थापन अभिक्रिया पहले में कैसी है? ये देखिए, पहले में इसमें अभिक्रिया का प्रकार पूछ रहा है पहले में, तो आप इसमें से देख सकते हैं आपकी पहले में वियोजन है, दूसरे में संयोजन है, तीसरे में विस्थापन है, चौथे में वियोजन है, पाँचवें में द्विविस्थापन है। ठीक है, अब समीकरण संतुलित करने वाला है यहाँ पर, इसके बाद में समीकरण संतुलित करने वाला है। तो इसका देखिए सलूशन भी मैं आपको बता दे रहा हूँ, ये दिया गया है। ठीक है, तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेके बना सकते हैं इसको। इसके बाद में और कोई प्रश्न? बस इतना था, ये था आपका पाठ पहला, और इसी के साथ हमारा पहला पाठ समाप्त होता है। ध्यान दीजिएगा इसमें और क्या क्या आ सकता है, मैं आपको और बता देता हूँ एक बार। इसमें सबसे ज़्यादा जो आने की संभावना है वह आपका संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण मतलब समीकरण संतुलित करने के लिए आ सकता है। ठीक है, इसके बाद में आपका आ सकता है क्या होता है, क्या होता है जब, ये भी आ सकता है आपका। और एक और आ सकता है आपका कैसे प्राप्त करोगे, कैसे प्राप्त करोगे, ये प्रश्न भी आपका आ सकता है। ये तीनों महत्वपूर्ण हैं। इसकी जितने भी चीज़ें महत्वपूर्ण थे वो मैंने आपको बताया। इसके बाद सभी बच्चे ध्यान दें, यदि आपको आपके किसी भी विषय में विशेष कमजोरी है तो आप 9919425442 इस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप अपनी कमजोरियों को साझा करें। हमारा कोशिश ये रहेगा, हमारा प्रयास रहेगा कि हम आपकी कमजोरी से जुड़ी हुई सारी चीज़ें आपको उपलब्ध करा सकें और आने वाली परीक्षाओं में आप अच्छे अंक अर्जित करें।
धन्यवाद। इसी के साथ अब इस वीडियो को समाप्त करेंगे। मिलेंगे आपसे अगले अध्याय में एक नए टॉपिक के साथ में, और उसमें भी हम महामैराथन के रूप में पूरा अध्याय कवर करेंगे। तो सभी बच्चों से अभी भी एक रिक्वेस्ट है कि जितने बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें, सभी दोस्तों को शेयर करें। अगर पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर कोई चीज़ ना आई हो तो उससे हमारे साथ साझा करें, हम उन चीज़ों का आपको ज़रूर देने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।